राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल ओवरव्यू स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस के आरओ का मेंस का पेपर को हल कर रहे हैं और उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आने वाले एग्जाम के टाइम हमारा प्रिपरेशन तैयार रहे और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये केवल आरओ में ही काम नहीं आएगा, इसका पीसीएस में भी काम आएगा। यानी पीसीएस और पीसीएस आरओ के लिए भी, पीसीएस के लिए भी और दोनों के लिए भी ये सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो बचे हुए लेक्चर हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं, जो बचे हुए पार्ट हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम हल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर थे। पहला क्वेश्चन हल हो गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन शीर्षक है, तो ये हल हो गया था। दूसरा क्वेश्चन पर जिसे हम बोले थे कि आप लोग अपना आंसर लिख के भेजें, तो बहुत से लोगों ने आंसर भेजा, बहुत अच्छा आंसर लिखे थे। लेकिन मैं आपको एक नमूना देता हूँ, उस पर आप फिर डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए एक नमूना। देखिए पहले क्वेश्चन का था ये उत्तर, नैतिक शिक्षा और समाज। उसमें ख का जो अवतरण है, गद्यांश का अवतरण का सारांश, तो हमको इसी प्रकार से लिखना है। बशर्ते ये प्रैक्टिस में किया गया इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम पीसीएस का मेंस का एग्जाम देंगे तो उसमें ऑलरेडी वो बुकलेट और आंसर शीट और क्वेश्चन बुकलेट दोनों सेम एक ही पर होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन ऊपर लिखा रहेगा, नीचे आपको आंसर लिखने के लिए खाली स्थान रहेगा। तो उसमें आप जितना खाली स्थान रहेगा उसी में आप लिख सकते हैं। तो ये अगर इसमें देखें तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पर शीर्षक लिख दिया, पहला हो गया। दूसरा ख के लिए हम क्या किए हैं कि उसको सारांश में क्या किए हैं कि उसके सार को हम क्या किए हैं कि उसके सार को ही हम इसमें लिखें, तो उसको छोटा कर दिए, 1/3 कर दिए जब भी हम उसको लिखें। लेकिन ये भी ध्यान देंगे कि कोई उसका पॉइंट छूट ना पाए, जो मेन उसका पॉइंट है, जो कहना चाहता है लेखक, वो ना छूटे और हम उसको पूरा विस्तृत रूप से बता भी सकें। तो हम देख के अगर आप इस उत्तर को देखेंगे तो एक मॉडल की तरफ आप इसको यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से सारांश लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से सारांश हम लिखेंगे और इसमें कोई भी ऐसा जो मेन पॉइंट है उसको नहीं छोड़ा गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सी वाला, जो बहुत ही, और एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी सारांश लिखिए आप इससे बाहर ना जाएं, आप इससे बाहर थोड़ा भी ना जाएं, क्योंकि जो गद्यांश दिया है, अपठित गद्यांश, तो इससे अब बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि इसी लेखक जो है इसी के दायरे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है और ये इसीलिए दिया गया तो आप इसके ही दायरे में रहकर ही क्वेश्चन को दे सकें, उत्तर अपना दे सकें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ग पर, और उसको हल करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। इसमें राइटर 3 सारांश दिया है। इस गद्यांश में अगर हम देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इस गद्यांश में अगर हम देखते हैं तो तीन रेखांकित अंश दिया है और तीनों को हमें व्याख्या करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहला जो है यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो रहा है। दूसरा जो है सामाजिक जीवन में अनैतिक दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण शिक्षा का अभाव है। यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। तो अभी तीनों को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ें हमें, लेकिन हमें बाहरी ध्यान दें, हमें बाहरी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डालना है। जो भी लाइन का व्याख्या करनी है इस गद्यांश के ही सार पर करना है, इस गद्यांश के बेस पर ही करना है। हाँ, जैसे मुहावरा कुछ है तो उसका सरल रूप लिख सकते हैं, इसका अर्थ लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम सरल रूप, जैसे हम क्या करते हैं, कुछ इसमें टिपिकल वर्ड है तो उसको पहले हम चिन्हित कीजिए कि टिपिकल वर्ड कौन सा है। अगर यहाँ पर देखें तो सामंजस्य थोड़ा टिपिकल है, इसको आसान भाषा में आध्यात्मिक को विस्तार कर सकते हैं। अनैतिकता, इसका हमें, और शिक्षा का मूल स्रोत, और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिस स्रोत को भी हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी सिंपल है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं जिसको हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जीवन में अनित्यता, ठीक। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता, भौतिक जो प्रगति है, भौतिक प्रगति को थोड़ा सा हम विस्तार कर सकते हैं। तो ये तीन जो है, तो अनैतिकता का अर्थ क्या होगा? अनैतिकता का अगर हम अर्थ देखेंगे तो अनैतिकता क्या होती है? नीति विरुद्ध कोई कार्य, जो नीति के विरुद्ध कार्य किया गया। क्या? नीति विरुद्ध कार्य, यानी वो कार्य
जो नीति में नहीं है, नीति विरुद्ध किया गया तो उसको अनैतिक कहते हैं। और यहाँ पर भौतिक प्रगति यानी ऐसी प्रगति जिसको हम मटेरियलिस्टिक इंग्लिश में मटेरियलिस्टिक भौतिक प्रगति, वह प्रगति जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम छू सकें, वो भौतिक प्रगति होती है। कोई भी ऐसी प्रगति जिसको हम टच कर सकें। आध्यात्मिक प्रगति सिंपल भाषा में जिसको हम छू ना सकें। सिंपल मतलब कि क्या है, आत्मा और परमात्मा की बात है। क्या? आत्मा और परमात्मा। अगर इसको हम व्याख्या करेंगे तो आत्मा परमात्मा नहीं लिखेंगे, हमें अंदर की बात, मतलब कि हमें बाहर के विकास के साथ साथ अपने अंदर के ही विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें थोड़ा-सा अपने अंदर भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के संबंध बनाए रखने वाले की बात की जा रही है कि आत्मा को परमात्मा से, ठीक? अब इसको थोड़ा हम व्याख्या करेंगे तो बताएँगे कैसे होगा, ठीक? और दूसरा सामंजस्य। सामंजस्य का सिंपल, अगर सामंजस्य को सिंपल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तालमेल। तालमेल, ठीक? तो आप इतना 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 तो अब कुछ और इस तरह से हमें जहाँ भी जब भी हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला शर्त है। उसके बाद इसमें जो भी टिपिकल वर्ड है उसको हम आसान में लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, उसी में ही लिख लेंगे, पेंसिल लेके जाएंगे एग्जाम और पेंसिल से वहाँ पर लिख लेंगे और अपना रूपरेखा तैयार करेंगे कौन क्या है, ठीक? फिर उसके बाद रूपरेखा तैयार करने के बाद हम लिखना शुरू करेंगे अपना पहला जो गद्यांश का पहला जो अंडरलाइन है उसको। तो अब इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ पर ये लिखने की बात जब आएगी तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए भी कैसे मालूम चलेगा, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जैसे अब अगर पेपर हम खोलते हैं, जैसे हमें कैसे मिलेगा तो उसका नमूना देखते हैं। देखिए हमें इसी प्रकार से मिलेगा, इसी प्रकार से हमें ये शीट मिलेगी जिसमें इस क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा और आपको उत्तर यहाँ पर लिखना है और दोनों तरफ ये आपको कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक? यहाँ प्रश्न संख्या दिया जाएगा, दी रहेगी यहाँ पर और आपको लिखना है। यहाँ पर कोई अभी प्रश्न करना है तो जैसे हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन यानी पहला का ग हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें तो यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपको अपना क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, बस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या दे दीजिए, पहला लिख लीजिए, चाहे दूसरा लिख दीजिए, चाहे तीसरा लिख दीजिए, चाहे अ लिख दीजिए। हिंदी लिख रहे हैं तो हम तो ये कहूँगा अ लिखिए। क ख ग गया है क्वेश्चन, क ख ग में गया तो अब स में जाइए, हिंदी आप अ लिखने के बाद फिर उसके बाद लिखिए यहाँ पर प्रश्न हेडिंग डालिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक? ये आपका हेडिंग हो गया। ये तो कौन सा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था, ठीक? इसको मिटा देते हैं, ठीक? तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है तो वो तो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आपको यहाँ पर बस यही लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपना ये डालना है क्या डालना है, और यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा इधर चला गया, और यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप, और तो शिक्षा का अर्थ से है ना शुरुआत, तो हम इसमें लिखेंगे शिक्षा, सब क्या लिखेंगे, शिक्षा लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है तो, और नीचे लिखेंगे, नीचे ऐसे डैश करेंगे, ऐसे 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 नीचे करेंगे, क्योंकि नीचे बीच में करेंगे तो नहीं, नीचे किस पद पर करना है, ठीक ना, ये रूल है। फिर उसके बाद अगर आपको पीछा है तो यहाँ तक लेके आइए, फिर नीचे या तो यहीं पर लिख दीजिए समाज, बाहर नहीं जाना चाहिए, जैसे बाहर चला गया, बाहर नहीं, इस लाइन के इधर ही रहना है, समाज। तो आपका मालूम चल गया कि पहला का यहाँ से यहाँ तक हमें व्याख्या करना है, ठीक है ना, तो ऐसे ही लिखना है। अब जैसे अब नेक्स्ट वाला करना होगा तो नेक्स्ट वाला में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला में आपको फिर अपना वहीं पर अपना उसी तरह से फिर डालेंगे, क्या हो गया था, तो फिर उसमें क्या है, सामाजिक जीवन, तो पूरा ना लिखें, हम खाली लिखेंगे सामाजिक, बस काफ़ी है, हो सकता है तो एक और लिख दें जीवन, ठीक? उसके बाद नीचे डैश 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 यहाँ पर लिख दें क्या अभाव है, क्या है, अभाव
है। ठीक, समझ में आ रहा है? इस तरह से ग का भी करेंगे। ठीक, हमें इसी तरह से मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट, और इस बुकलेट देख लीजिए आपको इसी तरह से। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर हाशिए में उम्मीदवार को हाशिए में लिखना नहीं चाहिए, तो हमें नहीं लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देना है। ठीक, तो हमें अपना, हम अगर पहले को हल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या पहले क्वेश्चन करते हैं, तो पहला अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें राइटर जो लिखा है उसी को, और ये नहीं कि हम कुछ अलग जोड़ देंगे, नहीं, उसको विस्तार कर सकते हैं, वो भी 3 गुना। जैसे यहाँ पर ये कितना है, 2 लाइन अगर हम लिखेंगे बुक में, तो ये इसी को हम अगर लिखते हैं तो ये कितना जाएगा, 2 या 3 लाइन, तो हमें 9 लाइन लिखना है। 3 जाएगा तो 3 लिखे, 9 लाइन। ठीक, तो आप इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इसमें राइटर जो आपको जो नहीं किसी आप इसी को लेके यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ तक, या तो नीचे भी तक जा सकते हैं। आप इसके सार को लिखना है, आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। बहुत सिंपल है और बहुत टफ है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो बहुत टफ है, अगर समझ गए तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर शिक्षा का आप सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और ध्यान से दीजिए, यहाँ पर राइटर, ये जब भी हम इसका व्याख्या करेंगे तो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में करना, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं। यहाँ पर राइटर की बात करनी है, यानी लेखक की बात करनी है, और हमें थर्ड फॉर्म में मतलब कि यहाँ पर हमें जब भी इसको लिखेंगे तो व्याख्या में हम जब भी लिखेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अधर पुरुष के लिए लिखेंगे, अन्य पुरुष के लिए उत्तम पुरुष का यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लिखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से लिखेंगे, परोक्ष रूप नहीं, अप्रत्यक्ष। ठीक, जब देखिए अब यहाँ पर, जब यहाँ पर राइटर, तो हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखने पर हम ये कहेंगे व्याख्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि उपयुक्त, क्या है, उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में लेखक का आशय है कि, या लेखक बताना चाहता है कि, या लेखक, हाँ, तात्पर्य भी लिख सकते, लेखक का तात्पर्य है, यानी जितना शुद्ध हिंदी लिख सकें या सरल भाषा में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है, लेखक का तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य, आप आगे लिखें। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, शिक्षा का अर्थ जीवन जीने की कला, यानी शिक्षा का अर्थ है, यहाँ पर शिक्षा के अर्थ की बात कर रहा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, हम जीते हैं समाज में, और हम समाज में जीते हैं, अतः शिक्षा का मूल स्रोत समाज है। तो यहाँ पर हम, और समाज क्या है, समाज मूल स्रोत है। अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये क्या है, नैतिक शिक्षा पर और समाज की बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसमें कि शिक्षा का जीवन, यहाँ पर राइटर ये बताने का, लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षा हमें जीने की कला सिखाता है। शिक्षा वास्तव में शिक्षा का अर्थ को एक्सप्लेन कर, शिक्षा के अर्थ को व्याख्या करते हुए लेखक यहाँ पर जीवन जीने की कला कहता है। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि शिक्षा वास्तव में हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, कि हम कैसे अपने जीवन को जिएं। ठीक, और यहाँ पर जब कोई व्यक्ति, यहाँ पर बोल रहा है, राइटर ही, लेखक ही बोल रहा है कि व्यक्ति जो है समाज में रहता है, ठीक, और समाज से ही बहुत सारी शिक्षाएं सीखता है। अगर उसका शिक्षा में प्रॉब्लम होगी तो उसको जीवन जीने की कला अलग हो जाएगी, और वो समाज से परस्पर जो संबंध बनाए रखा है शिक्षा और समाज का, वो खत्म होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर राइटर कह रहा है कि आदमी को अपनी उन्नति के लिए, जीवन जीने के लिए, और समाज को स्वस्थ, गतिशील और स्वस्थ रखने के लिए नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। क्या है, नैतिक शिक्षा, समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध की नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, ताकि आने वाले भावी पीढ़ी और आज के जो विद्यार्थी हैं उनका गतिशील समाज में सामंजस्य बनाए रखें। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा के हल करने की बात करेंगे तो इसमें भी सामाजिक जीवन में अनैतिकता का हम अर्थ आपको बता चुके हैं। क्या होगा, नीति विरुद्ध कार्य, दिनों दिन बढ़ता है
मूल नैतिक शिक्षा का अभाव है। अब यहाँ पर नैतिक शिक्षा के अभाव, यहाँ पर फिर लिखेंगे कि समाज में, जीवन में, सामाजिक जीवन में जो नीतिविरुद्ध कार्य बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। राइटर यहाँ पर देखिए, उपयुक्त पंक्ति में राइटर ये कहना चाहता है, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में लेखक का तात्पर्य है कि यह कहना चाहता है, यह तात्पर्य है कि सामाजिक जीवन में जो सामाजिक मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है, अगर हम आज देखते हैं, दिनों दिन देखते हैं, तो सब मनुष्य जो है सब अनैतिक विरुद्ध कार्य, नीति विरुद्ध कार्य की तरफ बहुत ज़्यादा झुक गया है। और इसका मेन रीज़न बता रहा है, मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव। तो हमें नैतिक शिक्षा समाज के मूल्यों को तथा उसके गतिशीलता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नैतिक शिक्षा अति आवश्यक है, जिससे व्यक्ति समाज में उन्नति और सामंजस्य, मतलब कि सामंजस्य के साथ साथ, अब यहाँ पर नैतिक, सबसे बड़ी बात क्या है, नैतिकता क्यों बढ़ती जा रही है? नैतिकता इसलिए बढ़ जाए कि हमें भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना, हमें भौतिक उन्नति हो गई है, हमें भौतिक उन्नति के कारण हम अनेकता बढ़ती जा रही है। बस हम भौतिक उन्नति, हमें आध्यात्मिक उन्नति की प्रॉब्लम होती जा रही है। मतलब कि हम हर प्राणियों में भगवान का रूप नहीं दिखा, परमात्मा का रूप नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमें ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि दूसरे को नुकसान हो के, हम वो ऐसा कार्य करें जिससे हमारे साथ साथ दूसरे को भी लाभ मिले। राइटर यहाँ पर यही कहना चाहता है इसमें कि समाज में विकास को अवरुद्ध बन गया है। समाज में जो विकास है भौतिक उन्नति का अवरुद्ध बन गया है, और इसके उन्नति और सामंजस्य बनाए रखने के, तालमेल बनाए रखने के, दोनों समाज तथा व्यक्ति दोनों का समान रूप से विकास हो, नैतिक शिक्षा अति आवश्यक है। और दोनों के अभाव में क्या होगा? अगर नैतिक शिक्षा नहीं मिलेगा तो उसके अभाव में क्या होगा? दोनों का ही विनाश होगा, पतन होगा। ठीक। अब थर्ड वाला, हम जीवन में अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। क्या हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं? तो भौतिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक प्रगति का जागरूक बनाना होता है आवश्यक। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति की बात राइटर कर रहा है, तो उसमें कैसे हम सामंजस्य बनाए रखें। ठीक। तो आपको यहाँ पर राइटर कहना चाहता है, लेखक ये कहना चाहता है कि व्यक्ति को समाज के साथ साथ ताल में बनाए रखने के लिए केवल भौतिक प्रगति आवश्यक नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति भी आवश्यक है। आध्यात्मिक प्रगति मतलब कि हमें ये मूल भाव होना चाहिए कि दुनिया में जो भी है सब परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है, और सब में परमात्मा निहित है। जो आप कार्य, सब सिंपल ये, जो हम कार्य करें अगर उसमें सभी की भलाई निहित हो तो आप आध्यात्मिक हो। समझ रहे हैं? आध्यात्मिक किसे बोलते हैं? वह व्यक्ति जो ऐसा कार्य करे जिससे सबकी भलाई हो, निहित हो, तो उसे आध्यात्मिक कार्य कहते हैं। भौतिक से परे एक आध्यात्मिक जो है भौतिक से परे, जिसमें क्या होता है कि इंसान को अपने अंदर की प्रगति को, अपने अंदर की प्रगति को देखने की बात यहाँ पर की गई है, न कि बाहरी प्रगति को। लोग बाहरी प्रगति की तरफ भागते जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो वो नहीं, और अनैतिकता दिन बढ़ती जा रही है, तो वो नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भौतिक प्रगति से व्यक्ति का नीति के विरुद्ध कार्य विकसित होगा, और आध्यात्मिक से साथ साथ व्यक्ति का भी विकास होगा। तब व्यक्ति और समाज को सही तालमेल के लिए हेतु भौतिक तथा सामाजिक तालमेल अति आवश्यक है। इसके अभाव में आने वाली पीढ़ियों में ना तो जागृति रहेगी, ना ही ये समाज के प्रति कोई दायित्व रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें तालमेल बना के, और तालमेल हमें नैतिक शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए विद्यार्थियों को प्रारंभिक से ही उसके चरित्र निर्माण और व्यक्ति भावना जाने के लिए उनको दृढ़ता के साथ उनको नैतिक शिक्षा अति आवश्यक है, जिससे समाज की जो कल्पना है, जो स्वस्थ समाज की कल्पना है, दो जीवित रहे और गतिशील रहे। तो ठीक, तो आपको तीनों पर आज हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग को एक काम करना है कि इसका लिख के आप लोग
फिर मैसेज कीजिए, आप सेंड कीजिए उत्तर और कोशिश कीजिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक बार 2 3 4 बार पढ़िए, उसको फिर लिखिए, आपको मॉडल आंसर मिलेगा। ठीक, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें इसको सारणी के रूप में बनाना है। क्या सारणी के रूप में, टेबल के फॉर्म में लिखना है। टेबल फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं, 6 लाइनें होती हैं, 6 टेबल बनाना होता है। 6 टेबल को आप ध्यान से रख लीजिए कि यहाँ कहाँ क्या होगा और उसी को लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी आप सरकारी पत्र, कोई भी पत्र हो तो उसका ये डाटा होता है, ये आपको कैसे देखिए, कोई भी पत्र इसी आपको दिखाई दे, ठीक है ना। ये जो पत्र है सरकारी पत्र, इसको टेबल फॉर्म से यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रेषक। प्रेषक कौन है, किसने भेजा है, सेवा में किसको भेजा गया है, मतलब कि सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, इस लखनऊ जो है शिक्षा विभाग, ये उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग निदेशक को भेजा गया है। ठीक, यानी इनको ये भेजा गया है। जैसे अंग्रेजी में हम इसको टू लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्राम, तो यही चीज़ है। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ फिर उसके बाद यहाँ पत्रक संख्या लिखा गया है। क्या, यहाँ पत्रक संख्या, ये आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पर दिनांक लिखा गया है, ये विषय लिखा गया है। ठीक, तो ये आपको क्या फर्स्ट, आपको यहाँ पर किस चीज़ पर ध्यान देना है, तो पहला एक फॉर्म पर, प्रेषक पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डेट, ठीक, पाँचवा विषय। ठीक, लेकिन आपको इसको टेबल फॉर्म में लिखना है। ठीक, टेबल फॉर्म में लिखना है, तो ये 5 का काम है। इसका 5 का काम है, इन्हीं 5 का, लेकिन इसी 5 को क्रम में करना है। ठीक, तो जब इस सरकारी पत्र को हम टेबल फॉर्म में करेंगे, तो टेबल फॉर्म में करने के लिए इसी जो 5 है, 5 पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी को क्रम में करना है, बस और कुछ नहीं करना है। टेबल में लेके जाना है, सारणी के रूप में लेके जाना है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें आप पूरा के पूरा नंबर तो नहीं, 1 नंबर कम आ सकते हैं। ठीक, तो बहुत आसान है, उसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार। बस यहाँ पर गुणवत्ता ये होनी चाहिए, फास्ट टाइम, और कैसे लिखना, जैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम क्या है कि ये हम सबसे बड़ा क्रम कौन सा होगा, तो जब हमको पत्र मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे आपको अधिकारी बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो आपको इसी तरह से पत्र मिलेगा, तो अपने सीनियर को लिख के भेजना हो, सीनियर को, आपका कोई सीनियर है तो जैसे क्लर्क होगा, तो अपने सीनियर को जब ये पत्र तो आ गया, उस सीनियर को, चाहे जो अधिकारी है उसको ये सार के रूप में मिले, वो देखते ही तुरंत अपना जान जाए, इसको उतना पढ़ने की न जरूरत पड़े, इसलिए इसको टेबल फॉर्म में कर देते हैं। टेबल फॉर्म करने से तुरंत वो मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या कहना चाहता है, क्या इसका सार है। तो आपको जब पत्र मिलेगा, तो सबसे पहले आप इसको टेबल फॉर्म में जगह लिखेंगे, तो पहला किसको नंबर देंगे, तो पहला नंबर आप किसको देंगे, तो पहला नंबर आप यहाँ पर एक जो नंबर में दिया हुआ नंबर रैंडमली है, जब लिखा जाता है तब ऐसे हो रहा है, लेकिन जब आपको पत्र मिल गया लिखा, तो आपको इसमें अपना जब टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो पहला आपका नंबर यहाँ पर ही चेंज होगा, और यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा ये पत्र मिला, तो पत्र का एड्रेस तो यही है ना, ये पत्र आपको मिला। ठीक, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पत्र संख्या या पत्रांक, क्या लिखना पड़ेगा, पत्र संख्या। ठीक, पहला टेबल क्या हो गया, पत्र संख्या या पत्रांक, क्या होगा, पत्र संख्या। ठीक, पत्र संख्या, पहला कॉलम यानी पहला टेबल, पहला फर्स्ट लिख लीजिए, सब इसी में है, और बाहर कहीं जाना। फिर उसके बाद जो ये पत्र आपको मिला है, किस दिन को, किस तारीख को लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दिनांक, तो दूसरा पॉइंट का दिनांक, दूसरा क्या हो गया, दिनांक। आपको अभी बता रहा हूँ, आपको लिखना है, देखिए बहुत सिंपल, सब पत्र में ही है, बाहर कुछ नहीं जाना, दिनांक। ठीक, आपको फिर उसके बाद तीसरा क्या है, तो ये कहाँ से भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है, तो तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा प्रेषक, क्या है, प्रेषक, ये तीसरा पॉइंट है आपका। ठीक, किसको भेजा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा
चौथा, चौथा कौन सा है? TA 4। ठीक, आपको हो गया। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, अब पाँचवा क्या होगा? पाँचवा ये आपका विषय वस्तु। क्या होगा? विषय वस्तु। लेकिन यहाँ पर जब आप लिखेंगे ये तो प्रेषक हो गया, लेकिन जब भी चौथा पॉइंट में आएंगे तो ये प्रेषक नहीं, यहाँ पर क्या लिखाएगा? प्रेषिता, प्रेषिती, प्रेषिती। क्या लिखाएगा? प्रेषिती। चौथा में प्रेषिती, प्रेषित। यहाँ पर प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषक, प्रेषिती। अब ये तो विषय है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इसको समराइज कर रहे हैं, जो भी विषय है उसको समराइज कर रहे हैं। मतलब कि आपको ऐसा विषय, ये पूरा जो आपके पास डाटा लिखा गया है, जो डाटा है, इस डाटा को पूरा को आपको एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना है जिसको आपको ये नहीं सब्जेक्ट बनाना है, विषय लिखना है, इसको विषय के रूप में करना है। ठीक, इस यानी दोनों ये वाला ख़त्म करना है जो इस आपको इसमें से विषय के रूप में बनाना है। ठीक, समझ रहे हैं? यानी दोनों इसको मिला के और इसको मिला के एक विषय लिखना है। क्या? एक विषय जिसमें दोनों आ जाए, कुछ नहीं करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका पाँचवा पॉइंट जो होगा उसका हेडिंग बनेगा विषय वस्तु। यानी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु। ठीक, विषय वस्तु। हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, हम देखेंगे एक टेबल बना, सेकेंड टेबल बना, थर्ड टेबल बना, फोर्थ टेबल बना, फिफ्थ टेबल बना, सिक्स टेबल बना। इसको क्लोज कर देंगे ऊपर, नीचे से क्लोज नहीं करेंगे। क्या? नीचे से क्लोज नहीं करेंगे। नीचे से क्लोज कब करेंगे? जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम क्रम संख्या। क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। क्या है? क्रम संख्या। कौन सा क्रम है? तो कौन सा क्रम है? ठीक, क्रम संख्या लिखेंगे। इसमें पत्र, जो पत्र है, क्या है? जो पत्र है, ठीक है ना, उसका लिखेंगे प्रतांक संख्या। क्या? प्रतांक गायब हो जाता है ना, दिक्कत होने लगती है। डिजिटल नहीं ना है। अच्छा, हो गया। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? क्रम संख्या, क्रम संख्या। इसमें लिखेंगे पत्रांक संख्या। का? पत्रांक संख्या। इसमें लिखेंगे दिनांक। ठीक, पत्रांक संख्या जो पत्र की संख्या है, दिनांक। इसमें लिखेंगे प्रेषक। क्या लिखेंगे? प्रेषक। इसमें लिखेंगे प्रेषिती, प्रेषिती, बड़ी की मात्रा, प्रेषिती। ठीक, इसमें लिखेंगे विषय वस्तु। विषय क्या है? विषय वस्तु। ठीक, अब इसको क्लोज्ड। ठीक, अब सब कुछ हमें दिया है इसी पत्र में। क्या? सब कुछ इसी पत्र में दिया है। देखिए, पत्रांक संख्या आपको ये नोट कर देना है। पत्रांक संख्या में ये इसको नोट कर दीजिए, डाल दीजिए। फिर उसके बाद प्रेषक में इसको डाल दीजिए, प्रेषित में इसको सेम इसी को कॉपी कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। दिनांक में आपको इसको कॉपी कर देना है, 20 जनवरी 2022। ठीक, और इसको 2022 लिखा है, इसको पूरा कीजिए 2022। जनवरी को जनवरी लिखिए। ठीक ना, ये ना कि इसे लिख दें 1/01/2022। जनवरी को जनवरी लिखिए, सेम इसे को कॉपी कीजिए। ठीक, ये ना कि ऐसे लिख के, ऐसे नहीं, पूरा लिखिए। ठीक, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप इसको, क्या है कि आप ऐसे लिखते हैं, नहीं, इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। विषय वस्तु, विषय वस्तु की बात करते हैं तो इसमें देखिए विषय वस्तु जो हमारा 6वां कॉलम है, तो इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसको
ध्यान से पढ़िए इसको, उसको अपने सार में लिखिए और कोई भी ऐसा चीज़ ना हो। तो इसमें क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है महोदय, यहाँ अनुमोदित किया गया है कि अनुमोदित शिक्षकों का स्थायीकरण यानी परमानेंट की बात की गई है। परमानेंट, ये जो लेटर है परमानेंट के संबंध में। तो यहाँ का मुझसे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन शिक्षकों को 3 वर्ष से अधिक हो गए उन्हें स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई करें। जिन शिक्षकों की गोपनीयता आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए। ठीक, भवदी अवश्य। फिर उसके बाद ये है कि इसको हमें नहीं लिखना है। ठीक, समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस आशय से प्रेषित की गई कि वे अपने अधीन कार्यरत ऐसे शिक्षकों की सूची शिक्षा निदेशालय को अविलंब भेजें जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित है और जिन्हें कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं परंतु अभी तक उन्हें स्थायीकरण के आदेश नहीं हुए। ठीक, यहाँ तक। अब इसको दोनों को मिला के हमें एक बनाना है। ठीक, तो विषय वस्तु एक बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये मालूम चल रहा है ना कि जिनको 3 साल से अधिक हो गए हैं उनको स्थायीकरण करना है। ठीक, जो योग्य है, ठीक, योग्य को है उनको। ठीक, और यहाँ पर एक है जिनका गोपनीय आख्या प्रतिकूल है, जिन शिक्षकों गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए। प्रतिकूल है मतलब कि उसके विपरीत है, उनको रोक दिया जाए। ठीक, ये 2 चीज़ें हमें मिली है। यहाँ पर फिर प्राचार्यों को भेजा गया है। ठीक, 3 वर्ष से अधिक हो गए अभी तक स्थायी के आदेश नहीं हुए उनको स्थायीकरण किया जाए अविलंब। ठीक, तो इसको हम दोनों को मिला के एक लिखना है। ठीक, तो क्या लिखना है, राज्य सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित के उपरांत क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग ही तो भेज रहा है तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, किसका, राजकीय महाविद्यालय की बात की गई है, राजकीय महाविद्यालय अनुमोदित तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन के उपरांत राजकीय महाविद्यालय में अस्थायी को हम नहीं लिखेंगे, इसको सार करना है। राजकीय महाविद्यालयों में 3 वर्ष से अधिक हो गए हो, 3 वर्ष से अधिक कार्यरत शिक्षकों के स्थायीकरण, 3 वर्ष से अधिक कार्यरत शिक्षकों के स्थायीकरण तथा जिन शिक्षकों की गोपनीयता आख्या प्रतिकूल है उनके स्थायीकरण की रोक के संदर्भ में। ठीक, तो यही होगा। तो आप इसको भी कोशिश कीजिए लिखने का और इसका आंसर भेजिए। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर मिलते हैं और मिलेंगे भी तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये 3rd क्वेश्चन है। तो हम अब तक 2 क्वेश्चन हल किया जा चुका है और विस्तृत रूप से हल किया जा चुका है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे लिखा जाए। इसमें आपका पहला है गद्यांश का, दूसरा हल किया गया टेबल फॉर्म बनाने का, टेबल फॉर्म कैसे बनाना है इसको आप बनाइए। ठीक, तीसरा हम पत्र लेखन पर बात किया जाएगा और इसमें पत्र लेखन पर डिटेल में बात की जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार हमें पत्र लेखन है। ठीक, और चौथा हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी रूप में लिखना और हिंदी को अंग्रेजी रूप में लिखना। ठीक, फिर उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, फिर कंप्यूटर से है। ठीक, ये हमारा पेपर यही खत्म हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है। ठीक, 5 क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं, किस टाइप के आते हैं और इसी टाइप के आएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम लोग मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे और राधे की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी तो हम लोग अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, राधे राधे।